बात करेंगे आज हम इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खास करके उस समय के बारे में जब दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रहा है और दो बड़े अर्थव्यवस्था जो ये कहने का साहस कर रहा हो या जुटाने का साहस कर रहा हो कि मेरी जो इकोनॉमिक मॉडल है वो सबसे अच्छी है, यानी कि हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाम समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इन दो अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सोवियत अर्थव्यवस्था। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तर्ज पर ढाला गया है और सोवियत अर्थव्यवस्था किस तर्ज पर बनाया गया है, ये हम देखेंगे। वैसे अर्थव्यवस्था पढ़ना जरूरी हो गया आज के समय में, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है मूल मंत्र है सभी चीजों का। जैसे अभी आप देख लीजिए फिलहाल पाकिस्तान का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। श्रीलंका आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है जो पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि साथ ही साथ दोनों विषय जुड़ा हुआ इंट्रा डिसिप्लिन है, तो बहुविषय सामग्री है, इसीलिए हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते समय हमें इकोनॉमी को भी देखना पड़ता है। तो हम बात करेंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को महत्व दिया जाता है। किसी भी तरीके से जो पूंजीपति है वो व्यापार को बढ़ाने में, देश की तरक्की में या देश में धन के संचय करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका का मॉडल रहा है। दूसरी तरफ सोवियत अर्थव्यवस्था को देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में जन्मा है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि आप बेसिक फॉर्मूला देखोगे ना, बेसिक चीजें कि भैया समाजवाद कहां से आया, तो पूरा का पूरा जो कार्ल मार्क्स और एंजलिस का जो विचारधारा है वो यही है कि पूंजीवाद में पूरी तरीके से शोषण है और यह इस शोषण को समाप्त करने के लिए ही समाजवादी व्यवस्था की उन्होंने जो विचारधारा प्रकट किया है। तो यहीं से समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ा है। क्या है समाजवादी विचारधारा, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है राज्य का हस्तक्षेप। मीन्स इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, पूरा का पूरा मार्केट फ्री होगा। मार्केट में किसी प्रकार से स्टेट या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। मीन्स मार्केट विल रन फ्रॉम इट्स मार्केट फोर्सेस, नॉट बाय इंटरफेरेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ स्टेट। मीन्स मिनिमम ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का जो हस्तक्षेप होगा वो बहुत कम से कम होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लेसेस इंटरफेयर पॉलिसी भी कहते हैं। अगर आप वैसे भी लिबरलिस्ट विचारधारा देखते हो, लिबरल विचारधारा देखते हो, उदारवादी विचारधारा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है लिबरल अर्थव्यवस्था है, लिबरल अर्थव्यवस्था से ही जो है आपका कैपिटलिस्ट विचारधारा है। तो उसमें साफ साफ कहते हैं कि एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम हस्तक्षेप करे, और यहां तक कि वो कह देते हैं अ गुड गवर्नमेंट इज दैट हु गवर्न्स लेस और स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम माना जाता है। दूसरा है सोवियत अर्थव्यवस्था का, तो राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। पूरा का पूरा जो स्टेट जो इकोनॉमी है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। मार्केट फोर्सेस कुछ नहीं है, राज्य को लगेगा हाँ यहाँ पे इंजेक्ट करना है, यहाँ पे इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, यहाँ पे प्राइसेस को कंट्रोल करना है, यहाँ पे इस तरीके से वो राज्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं और सारी चीजों को राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो है यूएस इकोनॉमी में ही वो स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता प्रदान, यानी कि जो मार्केट होगा, जो इकोनॉमी होगी वो बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, मींस नॉट ऑन दी गवर्नमेंट फोर्सेस। गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, बाजार द्वारा संचालित होगा, ठीक है, इस तरीके से। जबकि सोवियत अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये प्लान्ड इकोनॉमी होगा, पूरी तरीके से योजनाबद्ध होगा। गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान लाएगा हर 5 वर्षों के लिए और प्लान करके देश का विकास करेगा। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, सोवियत संघ से ही कॉपी करके, सोवियत संघ से ही आइडिया लिया गया था विचारधारा, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था योजना आयोग। और 2014 में आप सबको पता है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। वो बात अलग है कि काम दोनों ही नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, तो योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था चल रहा था। उसके बाद अगर हम देखते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यूएस इकोनॉमी में व्यक्तिगत पूंजी का महत्व। यहाँ पे बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है, जो ट्रेडर्स है, उनको खूब महत्व दिया गया है। मीन्स फोकस ऑन इंडिविजुअल वेल्थ, इंडिविजुअल कैपिटल, कि आप कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे हो। दूसरी तरफ अन्य लोग गरीब हो रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यक्तिगत पूंजी संचयन के ऊपर ज्यादा अधिक से अधिक ध्यान है। दूसरी तरफ अगर आप सोवियत प्रणाली में देखते हो तो यहाँ पे व्यक्तिगत पूंजी का अभाव है, यानी कि जो भी पूंजी है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स, अमंग द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। तो जो भी पूंजी है वो पूंजी, वो चाहे वो रोजगार के तौर पे हो, चाहे वो पूंजी के तौर पे हो, चाहे वो नौकरी के तौर पे हो, सभी लोगों में बांटा जाएगा। व्यक्तिगत पूंजी का कोई स्थान नहीं होगा। अगला हम देखते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ से प्रेरित, मीन्स बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ पे ये आधारित है। इसमें किसी भी तरीके से आप देखोगे समाज कल्याण का कोई स्थान नहीं है। जबकि सोवियत अर्थव्यवस्था हम देखोगे अधिकतम समाज कल्याण से प्रेरित, यानी कि बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर, जहां पे इनका जो थिंकिंग है समाज का ज्यादा से ज्यादा फायदा करना, वेलफेयर करना। मीन्स जो गरीबों में भी गरीब है, सबसे पहली बात तो समाजवादी विचारधारा में आप देखते हो समानता पर आधारित है, तो मीन्स बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। अगला जो हम देखते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था का और लास्ट, वो उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण, मीन्स फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी उत्पादन के साधन है, जो भी राज्य निर्माण कर रहा है, जो भी राज्य बना रहा है, उन सबको बाजार नियंत्रण के अधीन रखा गया है। गवर्नमेंट के अधीन या राज्य के अधीन नहीं है, वो बाजार द्वारा बनाया जा रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा है। राज्य जो है किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जबकि सोवियत अर्थव्यवस्था में देखते हैं उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय स्टेट। मार्क्स का यही तो कहना था ना कि जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है कंट्रोल्ड बाय फ्यू पीपल्स, दैट्स व्हाट, सब फ्यू पीपल्स, कुछ लोग जो है अमीर हो गए और कुछ लोग गरीब हो गए। तो उसी के तर्ज पे, उसी की विचारधारा के आधार पे उत्पादन के साधनों को बांटा गया था, विस्तृत किया गया था, ताकि सभी के बीच में समानता आ जाए। तो यही था अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सोवियत अर्थव्यवस्था में अंतर। अगला जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां, वीकनेस ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम इन यूएसएसआर। तो कम्युनिस्ट रेजिम में, कम्युनिस्ट शासन में कमियां ही कमियां थी, और यही रीजन रहा है सोवियत संघ के पतन का। अगर जब कोई देश एक दल के द्वारा चलाया जाने लग जाए और वहां पर अपोजिशन का कोई स्थान ना हो, विरोधी दल का कोई स्थान ना हो, तो हो गया उस देश का कल्याण। सोवियत संघ में भी कुछ ऐसी कमियां थी, एक दल का कब्जा, जिसको आप तानाशाह या डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। तो पहला जो रीजन है सोवियत संघ के कम्युनिस्ट शासन की कमियां जो हम देखते हैं वो है एक दल का कब्जा। हाँ, जो कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ और सिर्फ यही एक दल शासन कर रहा था, अपोजिशंस वर नॉट अलाउड। जो विरोधी दल था उसका कोई स्थान नहीं था सोवियत संघ में। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी देश में कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, जिस देश में विरोधी दल नहीं है, विरोधी दल का स्थान नहीं है, तो उस देश का जो एक दलीय शासन का रवैया है वो तानाशाह से कम नहीं है। क्योंकि कोई तो हो जो जनता को जागरूक करे, जनता को अवेयर करे और जनता को साथ ही साथ शिक्षित करे। तो ये अपोजिशन पार्टी है जो रूलिंग गवर्नमेंट का शासन कर रही सरकार का भांडाफोड़ करती है और जनता को एजुकेट करती है, शिक्षित करती है। वो चीज सोवियत संघ में नहीं था। सोवियत संघ में यही सबसे बड़ी कमी थी, एक दल का कब्जा था, सिंगल पार्टी मींस कम्युनिस्ट पार्टी का पूरे देश में शासन था। तो शायद यही सबसे बड़ा रीजन रहा है। अपने आप में एक तानाशाही प्रकार का हो गया था, जनता को बहुत सारे अधिकार थे नहीं और जनता के पास मताधिकार नहीं थे कि मत के द्वारा इस पर्टिकुलर पार्टी को चेंज कर दे नेक्स्ट चुनाव में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट शासन की जो सबसे बड़ी कमी थी वो सिंगल पार्टी रूलिंग थी। दूसरा जो हम देखते हैं प्रशासनिक राजनीतिक रूप से गतिरोध, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो सोवियत संघ है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका था। यानी कि प्रशासन इतना प्रभावी नहीं रह चुका था वहां पे, प्रशासन धीरे धीरे गतिरोध हो रहा था। प्रशासन जो है और पॉलिटिक्स जो है जिस तरीके से इफेक्टिव होना चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए,
सरकार के नीतियों को लागू करने में प्रखर तौर से एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, वो चीज नहीं था। प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ पूरी तरीके से गतिरोध हो चुका था। एक जो प्रशासन होना चाहिए वो जितनी अच्छे से लोगों को सेवाएं पहुंचानी चाहिए, उसमें हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सोवियत संघ का ये प्रशासनिक तंत्र विफल हो चुका था। भारी भ्रष्टाचार, करप्शन, जाहिर सी बात है कि अगर एक दलीय शासन व्यवस्था है, तानाशाह है, डिक्टेटरशिप है, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। भ्रष्टाचार तो आवश्यक है, क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, भांडाफोड़ करने वाला नहीं है, जनता को एजुकेट करने वाला नहीं है। और रूलिंग गवर्नमेंट का, शासन कर रही सरकार की कमियों को जनता में ला करके उजागर करने वाला कोई दल तो हो। लेकिन आप देखते हैं सोवियत संघ में, कम्युनिस्ट रिजीम में कोई ऐसा दल था ही नहीं। दूसरी बात, कम्युनिस्ट रिजीम में एक ही दल होने की वजह से मीडिया एंड प्रेस पे भी भारी सेंसरशिप था। उनको लिखने से पहले, बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता था। यहां तक कि जनता भी सरकार की आलोचनाएं नहीं कर सकती थी। अगर आप क्रिटिक कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो, नेक्स्ट टाइम यू मे और यू माइट लैंड इनटू द जेल। अगला जो कम्युनिस्ट शासन की कमियां हैं वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। आप भारत में देखते हैं हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो विकेंद्रीकृत प्रशासन है। गांधी जी का ही कहना था कि प्रशासन जो हो वो विकेंद्रीकृत हो, जो पावर हो, पावर मस्ट बी डिसेंट्रलाइज्ड। लॉर्ड एक्टन एक जाने माने पॉलिटिकल फिलोसफर है, जिनका कहना है पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। शक्ति व्यक्ति को नष्ट कर देता है और पूर्ण शक्ति पूर्णता ही नष्ट कर देती है। तो आप देखते हैं यहां जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, सोवियत संघ में बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाया गया, लेकिन उनको सिर्फ अमेलगेमेट किया, एजिमुलेट नहीं किया गया। उन क्षेत्रों को, जैसे आप देखते हैं यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे आदि क्षेत्रों को मिला तो लिया गया सोवियत संघ में, लेकिन क्या वहां के नुमाइंदे को, वहां की जनता को शासन में कोई स्थान मिला? आप देखेंगे नहीं मिला। शायद सोवियत संघ के विघटन का भी यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है। तो उनको अमेलगेमेट तो किया गया, लेकिन एजिमुलेट, आत्मसात नहीं किया गया। उनको राजनीति में अधिकार नहीं दिया गया। जो बड़े बड़े क्षेत्र मिलाए गए थे सोवियत संघ का निर्माण करने के लिए, चाहे वो बेलारूस हो या यूक्रेन हो, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, हत्याकरण पे ढकेल दिया गया। वहां की जनता को राजनीति में, सोवियत संघ की राजनीति में कोई स्थान नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो जनता, वहां के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हाशिए पे समझने लग गए और उन क्षेत्रों का बड़े पैमाने में विकास नहीं हो पाया। तो शायद ये भी रीजन है। अगला पॉइंट है हमारे पास तानाशाह, डिक्टेटरशिप। एक दल में तानाशाही तो होता है। नॉर्थ कोरिया, आपको पता है किम जोंग, हमारे यहां कुछ दिन पहले चीन का विरोध करना था और जाई जिनपिंग का पुतला फूकना था, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेताओं ने किम जोंग का पुतला फूक दिया। वो करता वहां से फोन, हेलो, हाँ जी भाई, आपके देश में हमारा पुतला फूका जा रहा है। किम जोंग, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से पूछ रहा है, काहे हमारा पुतला फूक रहे हो? कहा अच्छा रुको पता करते हैं। पता करा तो पता चलता है भाई कि फूकना था किम जोंग, चीन के राष्ट्रपति का पुतला, सॉरी जाई जिनपिंग का, और उन्हें फूक दिया किम जोंग का। ठीक है, अब इसे आप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कहें, ज्ञान की कमी कहें, या जो भी कहें, खैर। तो सोवियत संघ में भी जब कम्युनिस्ट रिजीम का शासन था तो पूरी तरीके से तानाशाह स्थापित हो चुका था। तानाशाह अपनी मर्जी, जो मन में आएगा वो करेगा। अब चीन में पता है कितना भी कुछ है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जरूर जीतती रहती है, एक ही दल है लेकिन चुनाव जरूर होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहां के लोगों ने सोचा कि वैसे ही तानाशाह किम जाई जिनपिंग है। तो सोवियत संघ में भी इसी तरीके से जो सोवियत प्रणाली थी उसकी कमियां ये थी कि वहां पे एक दल का शासन होने की वजह से डिक्टेटरशिप आ चुका था। और डिक्टेटरशिप में आपको पता ही है, तानाशाह में कोई सुनना नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, किसी भी तरीके से कोई कल्याणकारी काम करना नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई जनता के पास तो वोटिंग राइट्स है नहीं, अगली बार हमें हटा नहीं सकता है, तो किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं है। तो पूरी तरीके से वहां पे सबसे बड़ी कम्युनिस्ट शासन की कमियां यही थी कि वहां पे तानाशाह स्थापित हो चुका था। एक जो और हम कमियां देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, वो है दल के लोगों का विशेषाधिकार, प्रिविलेज टू पीपल पार्टी। मतलब जो दल के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो दल वहां पे शासन कर रहा है,
जो मेंबर्स है उनको तो विशेषाधिकार है, लेकिन आम जनता को नहीं है। जैसा कि अभी अभी मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि मिला लिया तो गया बहुत सारे क्षेत्रों को। जब आप यूएसएसआर का यूनिफिकेशन देखेंगे, जो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कशन किया है, तो बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्रों को मिलाया गया। तो ज्योग्राफिकली, भौगोलिक तरीके से उन जमीन के हिस्सों को तो मिलाया गया, लेकिन उनको अमेलगेमेट तो किया गया, लेकिन क्या उन्हें एजिमलेट किया गया? नहीं किया गया। सिर्फ दल के लोगों को विशेषाधिकार मिल गया, प्रिविलेजेस दे दिया गया, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं दिया गया। बाकी के लोगों को कोई किसी भी तरीके से एजिमलेट या आत्मसात करने की कोशिश नहीं की गई, और एक तरीके से यहाँ पे असमानताएं देख रहे हो। तो ये सब जो है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कमियां थी, और एंड ऑफ द डे यही रीजन बन करके आने वाला है सोवियत संघ के पतन का।